ओम शांति। आज अष्ट शक्तियों की श्रृंखला में हम निर्णय शक्ति के विषय में समझेंगे, क्योंकि निर्णय शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है अष्ट शक्तियों में। जिस तरह सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये दोनों का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। एक दूसरे के पूरक है। कई बार कई व्यक्ति सहन कर लेते हैं, ये उसकी महानता है, परंतु अगर वो बात स्वयं में समा न सके और बाहर जाकर के सुना दे, तो अपने लिए ही कई प्रॉब्लम्स, कई ऑब्स्टिकल्स सामने ले आता है या क्रिएट कर देता है। ठीक इसी तरह परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है और इसीलिए दोनों शक्ति होना आवश्यक है। मान लो कि कोई व्यक्ति कोई सिचुएशन को, परिस्थिति को परख लेता है, परंतु निर्णय करने में कंफ्यूज्ड है। ये करूं, ये करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तो भी उसको जीवन में बहुत नुकसान को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता कि हर शक्ति के साथ निर्णय शक्ति महत्व की है। सहन शक्ति के साथ भी निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। समाने की शक्ति के साथ भी निर्णय शक्ति की आवश्यकता है और परखने की शक्ति के साथ भी निर्णय शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो ये निर्णय शक्ति हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हर कदम पर जाने अनजाने में हम निर्णय लेते ही जा रहे हैं। फैसला करना पड़ता है छोटी छोटी बातों के लिए भी। जिस तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं, सुबह उठो तो सबसे पहला हम निर्णय लेते हैं कि आज क्या करेंगे। उन बातों का निर्णय लेना चालू करते हैं। फिर आज क्या पहनना है, क्या खाना है। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर हम, और इसीलिए कहा कि आज तक मनुष्य कि हम कोई निर्णय ले रहे हैं। आज तक मनुष्य यही समझता रहा कि जब बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, चैलेंजेस आती है, उस समय ही उसको निर्णय लेना पड़ता है। वास्तव में यह जीवन के निर्णय व्यक्ति की जिंदगी की मंजिल हासिल कराता है। जो बड़े बड़े निर्णय हैं, वो निर्णय लेना ये पहला कदम है, लेकिन उसी निर्णय के आधार पर मंजिल को पहुंचना, मंजिल को प्राप्त करना या अपने डेस्टिनी को फिक्स करना, अपने भावी का निर्माण करना, ये तब होता है जब व्यक्ति जीवन के अंदर वो निर्णय लेते हैं, उसका परिणाम है। इसीलिए बहुत सुंदर कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइव्स एज इट इज द आउटकम ऑफ देयर ओन डिसीजंस। जो हमने निर्णय लिया है उसी का आउटकम है।
इसीलिए हमारे जीवन के लिए दूसरा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज दुनिया में सफल इंसान वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय करता है। कई बार कई लोग सोचते हैं सही समय कौन सा है, यही पता नहीं हो तो सही निर्णय कैसे ले सकेंगे। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि चुनौती हर इंसान के जीवन में आती है। चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, परंतु यही चुनौती किसी किसी के लिए अवसर के द्वार खोल देती है और किसी किसी के लिए ये खूब पछाड़ती है, द्वार बंद करके खूब पछाड़ती है। इसलिए कहा challenges are there for everyone, but for some this challenges opens the doors to new opportunities, and for some this challenges close the doors to new opportunities and give them great setbacks in life. जब ये पछाड़ती है तो व्यक्ति कई बार जीवन में अफसोस भी करता है, पश्चाताप भी करता है, और उस वक्त वो समझता है कि ये सेटबैक जो उसको जीवन में मिला, ये पछाड़ने वाली स्थिति का जो अनुभव किया, ये तभी किया जब उसने गलत निर्णय लिया। इसलिए रिग्रेट करता है, काश उस वक्त मैंने ऐसा सोचा होता, काश मैंने उस वक्त ये समझा होता तो मैंने ये निर्णय नहीं लिया होता। तो सही वक्त कौन सा है और सही निर्णय क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता कि सही निर्णय, जब चुनौती, समस्या, परिस्थिति आती है हमारी लाइफ में, तो ये परिस्थिति, ये समस्या, ये चैलेंजेस हमसे एक रिस्पॉन्स डिमांड करती है, और ये रिस्पॉन्स निर्णय के रूप में है। ये है सही वक्त। उस समय कई लोग घबरा जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और जब वो स्ट्रेस हो जाते हैं तब वो गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए सही निर्णय तभी होता है जब चैलेंजेस के वक्त, समस्या के वक्त, परिस्थिति के वक्त, जब वो समय ने डिमांड किया, नाउ गिव अ रिस्पॉन्स, कि आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं। उस वक्त जो सही निर्णय ले लेता है लाइफ में, उसके लिए वो अवसर के द्वार खुलते जाते हैं वन बाय वन। जैसे कहते हैं ना, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा। आप राइट निर्णय लिया और वो दरवाजा खुल गया नई अपॉर्चुनिटी की ओर, और आप सफलता की ओर एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त जो कंफ्यूज्ड हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, उसको समझ में ही नहीं आया, या मौन होकर के बैठ गया, कुछ करना ही नहीं है, तो क्या होगा? या गलत निर्णय ले लिया उस कंफ्यूजन के कारण, तो वो दरवाजा बंद हो जाता है और उसको इतना सेटबैक मिलता है कि बाद में उसको पश्चाताप होता कि अगर मैंने उस वक्त ये निर्णय के बजाय ये निर्णय लिया होता ना, तो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया होता, आज मैं ये स्थिति में नहीं होता। तो हमेशा देखा जाता है कि सही वक्त वही होता है कि जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो वास्तव में वो हमसे निर्णय मांग रही है कि नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डिसाइड, आगे कहां जाना है, क्या करना है। इसलिए जब कोई कहता है अरे
उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरा मन बहुत कंफ्यूज था, मैं परख ही नहीं सका, मुझे क्या मालूम ऐसा भी होगा। तो ये सब बातें जब है तब गलत निर्णय ले लेता है। वास्तव में मनुष्य की बुद्धि जब मन के नकारात्मक या व्यर्थ विचारों के प्रभाव में रहने लगती है तो ये बुद्धि को धुंधला कर देती है, कंफ्यूज्ड कर देती है, नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स। इसलिए उस अवस्था में लिया गया हर निर्णय गलत ही साबित होता है। और बार बार कोई व्यक्ति अगर गलत निर्णय लेता रहे तो नेचुरल है उसका आत्मविश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, उसका मनोबल क्षीण हो जाता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और वो कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो देखो निर्णय शक्ति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यापारी जा रहा था और उसको दिल्ली जाना था। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली जाना था व्यापार के लिए। तो वो मुल्तानी मिट्टी बैलों के ऊपर दो जैसे बड़े पॉकेट्स जैसा बनाया और उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी भरी और मुल्तानी मिट्टी लेकर के दिल्ली में बेचने जा रहा था। अब हुआ ऐसा कि जब राजस्थान आते आते कई बैलों की जो एक साइड की मिट्टी थी वो खत्म हो गई, बेच दिया उसने। बेचता भी गया रास्ते में, तो आधी मुल्तानी मिट्टी उसकी समाप्त हो गई। तो उसके साथ जो मजदूर थे, उस जमाने में तो पैदल ही जाते थे, तो मजदूर थे, तो मजदूर ने कहा अपने मालिक को कि अब ये क्या करे, आधी मुल्तानी मिट्टी तो समाप्त हो गई, तो एक साइड इम्बैलेंस हो रहा है। तो व्यापारी था तो उसने कहा एक काम करो, राजस्थान में ये सैंड बहुत फाइन होती है, तो दूसरी साइड में सैंड भर दो, रेत को भर दो। राजस्थान के डेजर्ट की ये रेत भरते जाओ, बैलेंस हो जाएगा। तो जब ये मजदूर वो रेत भर रहे थे उतने में एक दूसरा व्यक्ति सामने से आया, वो भी व्यापारी था। तो उसने उन लोगों को देख करके पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि आधी मुल्तानी मिट्टी हमारी बिक गई और इसीलिए ये इम्बैलेंस हो रहा था, तो दूसरी साइड में हम रेत भर रहे हैं। तो वो व्यापारी कहने लगा, अरे भाई रेत क्यों भर रहे हो? आप जो है, जो मुल्तानी मिट्टी बची है वो आधा आधा करके जितने एनिमल्स के ऊपर, जितने ये बैलों के ऊपर रख सकते हैं उसके ऊपर रख दो, और बाकी जो बच जाता है जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसको खुला छोड़ दो, ऐसे ही ले जाओ। रेत को क्या करेंगे? क्यों अननेसेसरी बोझ ये बैलों के ऊपर डाल रहे हैं? तो वो मजदूरों को लगा बात तो सही कह रहा है, तो कहा कि ऐसा करो, आप हमारे मालिक से बात करो, वो कहेगा वैसे ही हमको तो करना पड़ेगा। उसने हमको कहा कि भाई रेत भरनी है तो हम तो रेत ही भरेंगे। तो कहा ठीक है। तो उसका मालिक वहाँ एक छोटी सी होटल पर, रेस्टोरेंट पर बैठ करके खाना खा रहा था। उसके पास गया और कहने लगा, ये रेत को भर रहे हैं, रेत को नहीं भरो, और जो है आप ऐसे ही बैल को खाली ले जाओ, बाकी जो मुल्तानी मिट्टी बची है उसको कुछ बैलों के ऊपर रख दो। तो वो मालिक उसको देख करके पूछने लगा, आप कौन हो, कहाँ से आए? तो कहा मैं भी व्यापारी हूँ और मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूँ व्यापार करके,
अच्छा, कैसा रहा आपका व्यापार? तो कहा कि ऐसा है कि मैं वहां गया और बीमार पड़ गया, तो उस बीमारी के कारण मेरे सारे पैसे जो थे वो उसी में लग गए, मेरे दवाई के उसमें खर्च में लग गए, और इसीलिए बाकी फिर आगे मेरे पास पैसा ही नहीं था तो मैं क्या व्यापार करता। ठीक हुआ तो पैसा ही नहीं था तो क्या व्यापार करता। तो इसलिए वापस अपने गांव जा रहा। कहा ठीक है। फिर वो आगे चल पड़ा। जब उसकी रेत भर गई तो आगे चल पड़ा। तो रास्ते में वो मजदूर पूछते हैं अपने मालिक से कि वो व्यापारी कह रहा था तो आपने उसकी बात क्यों नहीं मानी? कहा वो एक असफल व्यापारी था, सफल व्यापारी नहीं था। असफल व्यापारी की राय को स्वीकार करना, भले वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो सही फैसला करता था, सही निर्णय शक्ति उसमें होती थी तो वो खुद सक्सेसफुल होता था। लेकिन ये तो अनसक्सेसफुल होकर के घर जा रहा है। तो इसीलिए जो है असफल व्यक्ति की कितनी भी सही निर्णय लगे हमें उसको मानना नहीं चाहिए। हमेशा राय उसकी मानो जो सफल इंसान है, जिसने सफल निर्णय लिया है, जीवन में सफलता पाई है, उसी की राय को स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए अगर असफल व्यक्ति की राय को स्वीकार करेंगे, फिर जीवन के अंदर सेटबैक्स मिलेंगे, तो फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, उसने ऐसा कहा था इसलिए मैंने किया, जो अक्सर लोग करते हैं। जब उनकी बुद्धि काम नहीं करती तो दूसरों को पूछते हैं आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, और वो अपनी समझ से जो राय दे देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। फिर उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा और कोई पूछेगा भाई क्या हुआ, ये सफलता क्यों नहीं मिली? अरे ये मेरी बुद्धि थोड़ी थी, उसकी बुद्धि पर चलने गया ना इसलिए ऐसा हुआ। तो तुम उसकी बुद्धि पर क्यों चलने गया, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो कहते उस समय वो बहुत कंफ्यूज स्टेज में थी, इसीलिए मुझे उसकी बुद्धि का सहारा लेना पड़ा। तो असफल व्यक्ति के बुद्धि का सहारा लेंगे तो जीवन में कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे निर्णय का कनेक्शन हमारी बुद्धि के साथ है, और बुद्धि का काम करने का तरीका समझना पड़ता है कि बुद्धि निर्णय कैसे लेती है। कहा जाता है कि मनुष्य का जब जन्म होता है ना, तो उसकी बुद्धि एक खाली बैडमिंटन रैकेट की तरह होती है जिसमें कोई स्ट्रिंग्स नहीं होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो जो इंफॉर्मेशंस मन कलेक्ट करता है सब जगह से, उस इंफॉर्मेशन से वो एक नेटवर्क बनाना चालू करता है। अर्थात वो बैडमिंटन रैकेट जो है खाली विदाउट स्ट्रिंग्स, तो वो स्ट्रिंग्स जोड़ने लगता है अपनी लाइफ में, और उसी के आधार पर एक बैडमिंटन रैकेट तैयार करता है ताकि वो जीवन का खेल खेल सके। और करीबन 16 साल की एज तक ये बैडमिंटन रैकेट तैयार हो जाता है। इसीलिए एक 16 साल के लड़के को जब माँ बाप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चालू करते हैं तो बच्चा क्या कहते हैं, आई नो, मुझे मालूम है। और वो अपने माँ बाप से यही कहता है अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं, अब मैं समझता हूं, आई नो। आप मुझे बार बार छोटी छोटी बातों में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया करो, मुझे टोका नहीं करो, ऐसे कहने लगता है। भावार्थ ये है कि वो बच्चा कहना चाहता है, वो लड़का कहना चाहता है कि नाउ माई बैडमिंटन रैकेट, मेरी बुद्धि फुली अकम्प्लिश्ड है और अब मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूं। आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, आई डोंट नीड योर एडवाइस। कहते हैं ना बच्चे आपको,
बच्चे कितना भी माँ बाप उनकी अच्छी एडवाइस होंगी तो भी क्या कहेंगे बच्चे यही कहते हैं ये आपके ज़माने की बात होगी, आज का ज़माना आप नहीं समझते हो। वो कहना चाहता है कि अब मेरा ये जो रैकेट है कंप्लीट हो गया है एंड लेट मी प्ले द गेम ऑफ माई लाइफ माई सेल्फ। मुझे अपना खेल खुद खेलने दो, मीन्स लेट मी टेक माई ओन डिसीशंस। इसीलिए विदेशों में देखा जाता है कि 16 साल 18 साल के बच्चे होते हैं माँ बाप से अलग हो जाते हैं, चाहे उसी शहर में क्यों ना हो, एक फ्लैट लेकर के रहना चालू करते हैं। अरे करते हैं ना, अमेरिका के अंदर अधिकतर लोग अपने घरों में देखते हैं कि 18 साल के बाद बच्चे बहुत कम माँ बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि उनका टोकना उनको लगता है दे आर इंटरफियरिंग इन माई लाइफ। वो इंटरफियर कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है। और जैसे वो खेलना चालू करते उस रैकेट के साथ, कई बार बहुत अच्छे डिसीजंस भी दे देते हैं। कोई बात आई, माँ बाप स्ट्रेस में है, अब क्या करे समझ में नहीं आता है क्या करे, और बच्चा पूछता है क्या हुआ, और आपने अपनी प्रॉब्लम बताई उसको कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या करे अभी समझ में नहीं आता है। तो उसका फ्रेश नेटवर्क जो है, फ्रेश बैडमिंटन रैकेट जो है, नई बैडमिंटन रैकेट जो तैयार हुई है, तो ऐसा इंस्टेंट वो निर्णय दे देता है जो आपको लगता है अरे सचमुच हमारा बच्चा बड़ा हो गया, इतनी अच्छी डिसीजन दे दिया। हम तो सोच रहे थे, क्योंकि हमारी बैडमिंटन की रैकेट खेलते 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 वो स्ट्रिंग्स ढीली हो गई है, लूज हो गई है, इसलिए वो जीवन का खेल ठीक से खेला नहीं जा रहा है। और इसीलिए जब वो लड़का कोई अच्छी बात कह देता है नॉर्मल रीति से, तो हमको लगता है कि वाह हमारा बेटा तो बड़ा हो गया, ये बात तो हमें समझ में ही नहीं आई, सूझी ही नहीं, और इसने कैसे इंस्टेंटली ये बात कह दिया। होता है ना ऐसे। तो क्योंकि उसकी फ्रेश है और आपकी खेलते 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 स्ट्रिंग्स ढीली हो गई है, उसको टाइट किया ही नहीं है। 16 साल से लेकर 35 साल तक तो हमने बहुत सारे निर्णय ले लिए होते हैं जीवन के, इसीलिए वो रैकेट की स्ट्रिंग्स ढीली हो गई है। इसलिए 40 साल के बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस होने लगता है। दूसरा, बुद्धि का काम करने का तरीका क्या है? तो कहा जाता है कि जब इंसान का जन्म होता है तो भगवान से उसको 2 गिफ्ट मिलती है, और वो 2 गिफ्ट कौन सी मिलती है? पहली गिफ्ट है विवेक युक्त बुद्धि, विजडम। दूसरा उसको प्राप्त होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता। तो पहले उसको विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हुई, जिससे सही गलत को अच्छी तरह से समझ सकता है, और दूसरा उसको स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि अब क्या डिसीजन लेना है। तो वो उसका डिसीजन सही, क्योंकि उसको ये गिफ्ट ईश्वर से मिली है। और इसीलिए भगवान ने जब ये 2 चीज दे दी, एक विवेक युक्त बुद्धि दे दी और एक फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता दे दी, उसके बाद वो इंटरफियर नहीं करता है। हमें वो फ्रीडम दे देता है कि अब तुम अपनी लाइफ के जो निर्णय है खुद लो, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज डिसीजंस यू टेक। इसीलिए भगवान हमारे कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान ने बुद्धि दे दी, और वो भी विजडम से भरी एक बुद्धि। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे के आगे आप झूठ बोल करके देखो, वो छोटा बच्चा तुरंत आपको कहेगा आपने झूठ बोला ना। तब उस समय उसको क्या कहते? चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलता है ना। एवरी टाइम हम उसको जब कहते हैं चुप बैठ,
समझता नहीं, तो वो बच्चा अंदर सोचता है कि मेरी बुद्धि कहते हैं गलत कर रहे हैं, और ये कहते हैं मैं समझता नहीं हूं, मैं समझता हूं ना ये गलत है। कई बार आपके बच्चे आपको आकर के कहते हैं, छोटे बच्चे क्या कहते हैं, स्कूल में अगर टीचर ने कोई गलत बात बोली होगी तो क्या कहते हैं, वो टीचर गलत बोल रही थी, और मुझे कहते हैं समझता नहीं है। मैं समझता क्यों नहीं हूं, मुझे पता है वो गलत बोल रही है, कहता है ना बच्चा। तो कभी भी बड़े जब ये कहते हैं बच्चों को, तो वो अंदर में सोचता है कि मेरी बुद्धि तो कह रही है गलत है, और ये कहते मुझे मैं समझता नहीं हूं, मैं छोटा हूं, एंड सो आई शुड नॉट स्पीक इन बिटवीन। माँ बाप कहते हैं ना, बड़ों की बात में बीच में नहीं बोलने का होता है, क्योंकि बड़े कई झूठ बोल रहे होते हैं। अब बच्चा समझता है बीच में बोल देगा तो क्या करेगा, उसकी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए माँ बाप कहते बड़े की बात में बीच में बोलना नहीं है, तो यू हैव टू बी क्वाइट। अब वो अंदर सोचता है ये गलत बोल रहे हैं, और मुझे कहते हैं मैं समझता नहीं हूं। मैं क्यों नहीं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्योंकि ये दो गिफ्ट जो ईश्वर से हमें मिली है, विवेक युक्त बुद्धि जो सही गलत को अच्छी तरह से पहचानती है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस कि अब मेरी चॉइस है कि मुझे क्या करना है। अब जिस माहौल में बच्चा बड़ा होता है, अगर मान लो कि घर का माहौल सात्विक है, तो उसकी बुद्धि सही काम करने लगती है। लेकिन अगर उस जो घर का माहौल है वो तामसिक है, इम्प्योर है, तो इम्प्योर का इफेक्ट, वो नेगेटिव का इफेक्ट उसकी बुद्धि पर आता है, और तब से लेकर वो यही समझता है कि जीवन में झूठ बोलना यही सही है। और इसलिए वो उस पाथ को, क्योंकि नेगेटिव पाथ को अडॉप्ट करना बहुत आसान है, और इसीलिए वो नेगेटिव पाथ को अडॉप्ट कर लेता है, और तब जाकर के छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, गुस्सा करता है, जैसे बड़े करते हैं। तो इस विवेक युक्त बुद्धि से मनुष्य सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, हर बात को समझ करके फैसला लेता है। अब ये बुद्धि हमारी काम कैसे करती है, तो बुद्धि को कहा जाता है थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम, जो हमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है। अब ये थर्ड आई से जो भी मन विचार देता है, जो मन विचार करता है, वो विचार सारे बुद्धि के पास आते हैं, और बुद्धि पहले तो उस थर्ड आई से उसको देखता है, विजुअलाइज करता है, समझने का प्रयत्न करता है, अपना लॉजिक यूज करता है, एनालाइज करता है, परखता है, और फिर निर्णय लेता है। इतनी प्रोसीजर के बाद बुद्धि निर्णय लेती है। तो थर्ड आई ऑफ विजडम जो कहा, वो बुद्धि के पास है, जिससे मन के हर विचार को देखता है, समझता है, अपना लॉजिक तर्क यूज करता है, विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, परखता है, और फिर जाकर के निर्णय लेता है। लेकिन आजकल लोग ये सारे प्रोसेस करते नहीं हैं, न देखते हैं, न समझते हैं, न तर्क लगाते हैं, न विश्लेषण करते हैं, और न परखते हैं, सीधा जंप करते निर्णय पर, और फिर बाद में कहते हैं ये बात तो मैंने समझी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं थी, अगर मैंने ये बात थोड़ा सोचा होता था ना, तब ठीक होता था। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है सोच समझ कर फैसला करना, यानी जो पहले सोचा है उसको समझना, क्योंकि समझना ये बुद्धि का काम है, अपनी उस विजडम के आधार पर, और समझ करके फिर निर्णय लेना, फैसला करना। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं,
सोचते हैं, फैसला करते हैं, फिर समझने का प्रयत्न करते हैं। उल्टा हो गया ना। इसलिए लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। जिस तरह एक वकील और जज होते हैं, वकील अपना लॉजिक देता है, तर्क देता है, परंतु जज हर बात में उस तर्क को परख करके यथार्थ निर्णय लेता है। वैसे हमारा मन वकील है, कई ऑप्शंस हमें दे देता, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसा भी होगा, ये भी होगा, सारे तर्क दे देगा वकील की तरह। परंतु बुद्धि जो है, जज है, जो उस तर्क को समझकर एनालाइज करते हैं, उसमें सच्चाई को परख करके फिर निर्णय लेती है। अगर वकील के जो ऑप्शंस है विचारों के, उस तर्क के, उससे अगर जज प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, तो वो यथार्थ निर्णय कभी नहीं ले सकता है। आज हमारे साथ ये हुआ है कि हमारा वकील इतना पावरफुल हो गया है, मन बहुत पावरफुल है, और बुद्धि बार बार उस वकील के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इसलिए उसी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, जिस कारण से जीवन में सेटबैक्स मिलते हैं। तीसरा ये भी कहा जाता है कि बुद्धि जो है अंतरात्मा का आवाज है। जो हमारी कॉन्शियंस है वो बुद्धि है, जो कभी गलत नहीं कहती है, हमेशा राइट आवाज देती है। जैसे कोई भी इंसान जब गलत काम करने जाता है, मानो उसको चोरी करनी है, सिंपल सी बात, किसी व्यक्ति को चोरी करनी है या किसी का खून करना है, मर्डर करना है, उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उसका कॉन्शियंस उसको अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले वो अंतरात्मा का आवाज जो है उसको बार बार रोकता है, नहीं, पसीना छूटता है उसको, नहीं करना है, नहीं करना है, बार बार उसको रोकता है। इसलिए कहा जाता कि कभी भी इंसान को जब गलत काम करना होता है तो सबसे पहले उसको अपने कॉन्शियस का खून करना पड़ता है, उसके कॉन्शियस को मारना पड़ता है, उसका गला दबाना पड़ता है, तब जाकर के वो गलत काम कर सकता है। जब उसने कॉन्शियस को ही मार दिया तो नेचुरल है कि फिर उसके बाद तो गलत काम करना आसान हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को जो उसका गाइडिंग फोर्स है इंटरनली, वो गाइडिंग फोर्स उसको गाइड नहीं करता है, और इसीलिए वो एक ऐसे पाथ पर चल पड़ता है जो जुर्म की दुनिया हो जाती है, असत्य की दुनिया हो जाती है, एक इल्यूजन भरी वर्ल्ड में वो चला जाता है, जहां से वापस लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जीवन में हर मनुष्य ये महसूस किया है कि जब जब हर इंसान को फील होता है कि जब जब उसने जीवन में सही निर्णय लिया है, तब तब उसको सुकून मिला है, बहुत सुख मिला है। भले अगर उसको फिजिकली कुछ प्राप्त नहीं भी हुआ, मटेरियलिस्टिक उसको कुछ प्राप्ति नहीं भी हुई, लेकिन राइट निर्णय लिया ना, तो उसको आंतरिक इतना सुख प्राप्त होता है। और ये भी देखा गया है कि जब जब व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया है, मटेरियलिस्टिक कुछ प्राप्ति भी कर लिया है, लेकिन उसका मन उसको कचोटता रहता है, वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, सुकून नहीं मिल सकता है उसको। इसीलिए कहा कि हमेशा अंतर आत्मा की आवाज को सुनना, वो हमेशा हमें गाइड करने का प्रयत्न करते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। हमारी बुद्धि का निर्णय लेने का तरीका कैसा होता है? तो 4 बातें देखी गई है कि जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। सबसे पहली है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग। साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग किसको कहा जाता है कि जैसे कोई भी परिस्थिति को देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब जिस तरफ हमारी बुद्धि का पोजीशनिंग होता है
या नेगेटिव पोजीशनिंग है या पॉजिटिव पोजीशनिंग है, तो हमारी बुद्धि फैसला उस अनुसार करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक चोर है, वो जेल से छूट करके निकलता है और जैसे ही निकलता है उसको बहुत भूख लगी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है और जैसे ही रास्ते से गुजरता हुआ जाता है और उसको एक घर दिखाई देता है और उस घर का दरवाजा खुला है। अब उसकी बुद्धि क्या कहती है उसको? पोजीशनिंग नेगेटिव है तो क्या कहती है? देखे तो सही इसमें कोई है या नहीं है। चोर है तो उसके मन में चोरी करने का ही विचार है, जो मिला लेकर के निकल जाऊं। तो इसीलिए कहा, जिसकी बुद्धि जिस दिशा में पोजीशन्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस अनुसार वो डिसाइड करती है। कई बार आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। एक देखता है हाफ एम्प्टी, दूसरा देखता है हाफ फिल्ड। अक्सर लोग हमें यही कहते हैं कि जो हाफ एम्प्टी देखता है वो नेगेटिव है और जो हाफ फिल्ड देखता है, भरा हुआ देखता है, वो पॉजिटिव है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात पूछूं कि मान लो कि एक व्यक्ति आधा खाली देख करके उसके मन में भरने का विचार आया, ये निर्णय लिया, तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। इंस्टेंट पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से। और एक व्यक्ति आधा भरा देखता है और सोचता है बाकी का आधा भी खाली कर दो, तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो गया? नहीं, जो ये स्टेटमेंट है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है। उसके पीछे लॉजिक है कि व्यक्ति जो खाली देख करके भरने का सोचता है, वो शायद इसलिए भरना चाहता है अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, कि फिर सबके आगे कहेगा मैंने भरा, मैंने भरा, ये तो खाली था, मैंने भरा। तो इंटेंशन नेगेटिव ही है। इसलिए कभी भी उस बात को लेकर के इंस्टेंट हम ये ना डिसाइड कर ले, अब वहां परखने की शक्ति हमारी फेल होती है और हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं कि एक नेगेटिव पर्सनैलिटी को हम समझने लगते हैं ये पॉजिटिव हो गया है, चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है, हर इंसान परिवर्तन हो सकता है। नाउ दैट इज रॉन्ग। और इसीलिए इंसान जीवन में धोखा खाता है। और व्यक्ति जो आधा भरा देख करके पूरा खाली कर देता है, हो सकता है कि वो पानी बासी हो गया हो, उसमें कुछ गिरा हुआ है, तो उसको लगता है कोई और पिए नहीं, उसको खाली, उसका इंटेंशन तो पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमेशा इंटेंशन को देखना पड़ता है कि किस इंटेंशन से उसने सोचा कि मैं इसको आधा खाली है उसको भर दूं, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए तो नहीं कर रहा है। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है कि आधा खाली देखने वाला नेगेटिव पर्सनालिटी है और आधा भरा देखने वाला पॉजिटिव पर्सनालिटी है, क्योंकि उसके इंटेंशन से पता चलता है। इसलिए कभी भी ये डिसीजन किसी को भरा, देखो उसने भरा ना, पॉजिटिव हो गया ना, तो इसीलिए जो है ये पॉजिटिव हो जाना इतना सहज नहीं है। जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है ना, उसके हर इंटेंशन में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी जरूर है, सेल्फिशनेस है। इसलिए किसी जगह पर बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जो सेल्फ को जानता ही नहीं है वो सेल्फिश ही होगा। जो सेल्फ को जानता है फिर उसकी सेल्फिशनेस समाप्त होगी, उसमें चेंज आने लगता है, राइट?
तो इसीलिए पहली है साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग। हमें देखना है हमारी बुद्धि की पोजीशनिंग क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो वी आर गोइंग टू क्लाइंब द लैडर, अगर नेगेटिव है तो वी आर गोइंग टू कम डाउन द लैडर। धीरे धीरे व्यक्ति जीवन के अंदर नीचे उतरता जाता है, उसके फैसले गलत होने ही है। नेगेटिव पोजीशनिंग से कभी भी राइट फैसले नहीं होते हैं लाइफ में। दूसरी बात जो प्रभावित करती है वो है साइकोलॉजिकल लिमिट्स, अर्थात कि मनुष्य जो है अपनी एक आदत बना देता है, कंफर्ट जोन बना देता है, और उस कंफर्ट जोन में वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपने बरसात के दिनों में कुछ मच्छरों का झुंड देखा होगा, वो ऐसे घूमते रहते हैं, है ना। फ्लीज देखे होंगे जो घूमते हैं ऐसे सर्कल में। जहां वो फ्लीज घूम रहे, जहां वो मच्छर घूम रहे होते हैं, वहां पर आप कांच का एक डब्बा रख दो। आप देखेंगे थोड़ी देर तो वो कांच के डब्बे के साथ टकराते रहेंगे, फिर उनको लगता है कुछ लग रहा है, वो अपना सरकमफ्रेंस, वो अपना घूमने का जो सर्कल है वो छोटा कर देते हैं, और फिर आप देखेंगे वो इतने छोटे सर्कल में घूमते हैं, कहीं पर भी वो कांच के डब्बे को टच नहीं कर रहे हैं, कांच के जो बॉक्स है उसको टच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो बॉक्स उठा लो, उठाने के बाद भी वो उतने में ही घूमते हैं, वो अपने सर्कल को बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि वो उसी में कंफर्टेबल हो गए। ठीक इसी तरह मनुष्य भी जीवन के अंदर चलते चलते कहीं से अगर धोखा मिला, कहीं से कुछ ये मिला, कहीं से कोई ये मिला, तो वो भी अपना काम करने का जो तरीका है वो अपना सरकमफ्रेंस छोटा कर देते हैं। लिमिट बना दिया, बस इतना ही कर सकते, लिमिट रख दिया उसने अपने आप को कि बस ये हद, बस यहां तक मैं कर सकता हूं, उसके आगे नहीं। क्योंकि हमने सोच लिया अभी हमारी एज हो गई है, अब हम ये नहीं कर सकते हैं, अब हम बहन है, फीमेल है, इसलिए ये काम हमारा नहीं है, ये काम दूसरों का है। तो कई बेसिस के आधार पर हम एक हद अपनी बना लेते हैं। लेकिन आज देखते हैं दुनिया के अंदर, बीच में एक वीडियो आया था कि एक 90 साल की बुजुर्ग महिला भी डांस कर रही है, हाँ, कहीं पर वो एक्सरसाइज कर रही है। एज इज नो लिमिट। लेकिन कई बुजुर्ग महिला क्या समझती है कि हम बुजुर्ग हो गए ना, अभी डांस नहीं होता है। अरे वो 90 साल की बुजुर्ग महिला डांस कर रही है, उसको एज नहीं लगी, वो एक्सरसाइज कर रही है, उसको एज नहीं लगी। और यहां हमने ये कंफर्ट जोन बना दिया कि नहीं, अभी हम बुजुर्ग हो गए ना, अब हम डांस नहीं कर सकते हैं, अब हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल है। तो जैसे ही हमने लिमिट डाल दी, क्या होगा, हम उस लिमिट के आधार पर डिसीजंस लेना शुरू करते हैं लाइफ के लिए। इसीलिए बाबा हम बच्चों को, परमात्मा हमें क्या कहते हैं, परमात्मा हमें ये कहते हैं, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, बेहद में जाओ, बेहद में जाओ। शुरू में जो दादियां थी, अधिकतर दादियां ही थी यज्ञ के अंदर, भाई नहीं होते थे, बहुत कम भाई थे, तो दादियों को बाबा ने यही शिक्षा दी कि आप जो है चतुर्भुज है, आप आत्मा न मेल है न फीमेल है, आत्मा के संस्कार, बॉडी का लिमिटेशन नहीं ले आओ कि हम फीमेल है इसलिए ये काम नहीं कर सकते, हम फीमेल है, बहन है इसलिए ये काम नहीं कर सकते। गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। आत्मा के पास अनंत क्षमता है, आत्मा के अंदर इतनी ताकत है, हम उस ताकत का खाली 5% यूज करते हैं, 5% कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं, 95% वेस्ट जा रही है। इसीलिए स्वयं को टेक योर सेल्फ बियॉन्ड लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं डालो अपने जीवन के अंदर।
क्योंकि ये आपके डिसीशंस को बहुत इफेक्ट करती है। तीसरी बात है assumptions। कभी कभी हमारी बुद्धि अनुमान के आधार पर फैसला लेती है। और एजम्पशन क्या है, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये कहानी सुनी भी हो, लेकिन एक बार रमेश अपने कमरे में लेटा हुआ था, सोया नहीं था, और रात्रि के समय में हो सकता है उसको नींद नहीं आ रही हो, इसलिए लेटा हुआ ही था, आंखें खुली थी, देख रहा था। उस रात उसके कमरे की खिड़की खुली रह गई थी और कमरे से एक चोर अंदर आता है। रमेश देख रहा है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो चोर ने टेबल पर कुछ कीमती चीजें रखी थी, उसको अपने बैग में डाला। कबाट खुला था, कबाट में से कुछ चीजें निकाल करके डाला। रमेश देख रहा है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद उसी खिड़की से वापस चला जाता है। उस चोर के जाने के बाद भी रमेश हल्ला नहीं मचाता है। दूसरे दिन सुबह में पुलिस में जाकर इन्फॉर्म नहीं करता है। घर के दूसरे सदस्य जो थे उनको नहीं बताता है कि क्या हुआ रात को। क्यों? क्या कहेंगे? रमेश ने सब कुछ देखने के बाद भी किसी को सुनाया क्यों नहीं? क्या कहेंगे? सी हाउ योर इंटेलेक्ट वर्क्स। देखो आपकी बुद्धि क्या सोच रही है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि और भी चीजें हैं हमारे पास डिस्कस करने की। आंसर पर सीधी पहुंच जाती हूं, क्योंकि रमेश एक 6 महीने का बच्चा था। Could you imagine? You saw रमेश लेटा हुआ है, देख रहा है। Why is he not reacting? शायद उसको डर होगा, कावड़ होगा, शायद उसको ये लगा होगा कि ये चोर का सामना मैं नहीं कर सकूंगा, या हो सकता है मेंटल पेशेंट होगा, या फिजिकली डिसेबल्ड होगा। कितने विचार आ गए, और उन्हीं विचारों के आधार पर यू आर ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन। तो बुद्धि कैसे काम कर रही है, कैसे निर्णय लेने का प्रयत्न कर रही, क्योंकि यू आर विजुअलाइजिंग। जो थर्ड आई है उससे विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरी हाइट का होगा रमेश, सोया है, लेटा है, और चोर आ रहा है, लेके जा रहा है, वो कुछ करता ही नहीं है। दूसरे दिन पुलिस में भी जा, चलो खुद नहीं कर सका, दूसरे दिन पुलिस में तो जाकर इन्फॉर्म करता। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से उसको अपने जैसा देख रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो 6 महीने का, एक इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हु इज रमेश। रमेश एक छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, मैंने कुछ नहीं आपको बताया। ये एक इंफॉर्मेशन की कमी होने के कारण आपकी बुद्धि कैसे सोचने लगी, कैसे काम करने लगी। क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो एजम्पशंस, हमारी बुद्धि हमेशा जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पर, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कई बार हाफ इंफॉर्मेशन पर हम डिसीजन ले लेते हैं। अब वो सही तो नहीं होगा, हाफ इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन सही कैसे होगा? तो पहली है साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग, दूसरी है साइकोलॉजिकल लिमिट्स, तीसरी है एजम्पशंस, बुद्धि का काम कर, इसीलिए गलत निर्णय हमारा होता है। और चौथा है एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज। एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज, कई बार हमारी मेमोरीज एसोसिएट हो जाती है और इसीलिए भी हमारा निर्णय गलत होता है। जैसे कई लोग एडिक्टेड होते हैं
तो उसकी मेमोरी में वो उस चीज को हर कार्य के साथ जोड़ते हैं। मान लो किसी को सिगरेट पीने की या सिगार की एडिक्शन है, वो जब भी खाली बैठा होगा उसको लगेगा आई थिंक आई नीड अ सिगार, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आई एम फीलिंग डल, है ना। अच्छा, नाश्ता करेगा, कहेंगे नाश्ते के बाद तो एक सिगार लेना ही चाहिए। चाय पिएगा, उसके बाद एक सिगार लेगा। खाना खाएगा, उसके बाद एक सिगार लेगा। यानी उसकी मेमोरी हर कार्य के साथ सिगार को एसोसिएट कर रही है। उस चीज के बिना उसका जीना मुश्किल हो रहा है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी बुद्धि तभी निर्णय ले सकती है, फैसला कर सकती है जब उसको सिगार मिले। ऐसा नहीं है। जो सिगार नहीं लेते, जिसको एडिक्शंस नहीं है, क्या वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं? क्या लेते ही है, और अच्छा लेते हैं। लेकिन जब एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज हो जाती है, कहा जाता है कि एक बार अमेरिका के अंदर देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फैट लेडीज, सब बहुत मोटी थी। और मोटी होने का कारण क्या था? तो रिसर्च किया गया कि उनकी एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज क्या थी कि एवरी डे किटी पार्टी उनकी होती थी कहीं ना कहीं, और जहां किटी पार्टी होती थी वहां टीवी, कोक एंड चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ये एसोसिएशन था। अब ये एसोसिएशन के कारण ही वो फैट लेडीज होती जा रही थी। अब ये रिसर्च के हिसाब से उनको डिसएसोसिएट कर दिया गया कि आपको टीवी देखना है तो फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेगी या कोक नहीं मिलेगा। एक चीज को निकाल दिया गया। तो देखा गया कि वो लेडीज धीरे धीरे पतली होने लगी, क्योंकि उनकी मेमोरी में जो ये तीन चीज एसोसिएट हो गई थी, टीवी, फ्रेंच फ्राइज और कोक, ये चाहिए ही चाहिए। अब कोक निकाल दिया, भले फ्रेंच फ्राइज खाओ आप और टीवी देखो, या कोई भी एक चीज मिलेगी, तो वो पतले होने लगे। इसलिए कहा जाता है कि एसोसिएशन ऑफ मेमोरीज जहां है, वहां बुद्धि तभी काम करती है जब उस चीज के साथ, जिसके साथ हम एसोसिएटेड है, वो उसको मिल गई तो सोचते हाँ हमारी बुद्धि काम करते, नहीं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये 4 क्राइटेरियाज है जिसके आधार पर लोगों ने अपनी बुद्धि का काम करने का आधार बना दिया। लेकिन यही कभी कभी उनके निर्णय को गलत सिद्ध करता है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है? तो पहली बात, सही निर्णय लेने के लिए जैसे एक तराजू होता है, एक स्केल होता है, कहा जाता कि वो निर्णय तभी लेता है, सही निर्णय तभी लेता है जब बीच का कांटा एकाग्र होता है। अगर कांटा एकाग्र नहीं, जिस तरफ ज्यादा है, तो निर्णय भी उस तरफ होता है ना। तो इसी तरह हमारी बुद्धि रूपी कांटा जब एकाग्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, तब हम सही निर्णय लेते हैं, नहीं तो निर्णय गलत होता है। दूसरी बात, जैसे कहा जाता है एक आर्चर होता है, एक धनुर्धर होता है, उसने उसको बो एंड एरो से शूट करना है। एक आर्चर को जब शूट करना है और शूट करने के लिए उसने निशाना पकड़ा, बराबर उस निशाने पर लगाना है उसको, और थोड़ा वो एरो छोड़ते समय उसका अंगूठा हिल गया, हिला इतना ही हिला, लेकिन निशाने पर तीर कितना डिस्टेंस पर जाके गिरता है। तो थोड़ी सी हमारी बुद्धि हिलती है निर्णय लेने के समय, तो हमारा निर्णय हमेशा गलत निकलता है। इसीलिए फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा निर्णय सही होता है। दूसरी बात कहा जाता है, परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं कि आप सभी हंस हो, हंस बुद्धि हो, कि जिस तरह एक हंस
अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है कि मोती, रत्न और पत्थर, और इस तरह से पत्थर को हटा करके खाली मोती को चुगता है। तो जिसकी बुद्धि हंस बुद्धि है तो उनके अंदर स्वच्छता और स्पष्टता, क्लैरिटी और क्लेनलीनेस होने कारण वह सही गलत को अच्छी तरह से देख करके, परख करके फिर निर्णय लेता है। तो बुद्धि को इतना क्लीन एंड क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन, फोकस, दूसरा है क्लेनलीनेस एंड क्लैरिटी, बुद्धि की चाहिए। तीसरा कहा जाता है कि विवेक युक्त बुद्धि यानी एक दिव्य बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंदर सद्विवेक यानी विजडम समाया हुआ है। तो जहां विजडम है तो वह हमेशा सही निर्णय लेता है। इसलिए अपनी विवेक युक्त बुद्धि का खून नहीं करना, सही बुद्धि को मारना नहीं। जब अंतरात्मा का आवाज सही निर्णय आपको देता है तो उसको मारना नहीं, हमेशा उसको सही रूप से चलने देना। चौथा कहा जाता है निश्चयात्मक बुद्धि, जो करो उसमें फेथ रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, आत्मविश्वास को जागृत करो और उसके आधार पर आप निर्णय लो। कंफ्यूज स्टेज अगर है तो कंफ्यूज स्टेज में कभी भी निर्णय लेंगे तो वो गलत ही होगा। लेकिन जो निश्चयात्मक बुद्धि है उसका हर निर्णय सही होता है। इसलिए कहा जाता है बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड। जब ये दोनों फेथ है और आप ये काम करना शुरू करो तो सही होता है, उसमें आप पैनिक नहीं होंगे, उसमें आप घबराएंगे नहीं। फिर पांचवी है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बुद्धि। देखना है कि मेरी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव बुद्धि माना जो किसी की आलोचना करे, निंदा करे, गुस्सा करे, यह है डिस्ट्रक्टिव बुद्धि। तोड़ फोड़ करता है, जैसे घर में आजकल बच्चे कहते बहुत डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है, कुछ भी उनके हिसाब से अगर नहीं हुआ ना तो तोड़ फोड़ करना चालू कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि, कंस्ट्रक्टिव बुद्धि नहीं है। कंस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहते हैं? जो जोड़ने का काम करता है, सुई धागे का काम करता है, रिलेशनशिप को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि जहां देखता है कि इनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, जाकर को उसको कुछ सुना के आएंगे, उसको कुछ सुना के आएंगे, तो ये कैंची का काम करते हैं, दे कट। तो देखना है कि मेरी बुद्धि सुई धागे का काम कर रही है या कैंची का काम कर रही है। कंस्ट्रक्टिव बुद्धि हमेशा सुई धागे का काम करती है। एक बार बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक दर्जी था, टेलर था, उसका बेटा आया कि मेरा ये फट गया है, मेरा ये शर्ट जो है फट गया है, मुझे पहनना है, मुझे सिलाई करके दो। तो पहले के ज़माने में गांव में जो दर्जी होते थे पगड़ी पहनते थे, तो वो जो दर्जी था उसकी पगड़ी के अंदर सुई लगाई हुई थी, सुई धागा था, उसने पगड़ी से सुई धागा निकाला और उसको रिपेयर करके दे दिया बच्चे को। और फिर जब वो धागा काटने का टाइम आया तो अपने पैरों के नीचे कैंची दबाई हुई थी, उसने वो कैंची निकाली, सीजर्स निकाली और काट दिया और फिर उसको दे दिया बच्चे को, लो तुम्हारा हो गया रिपेयर का। तो बच्चा देख करके अपने पिता से पूछता है, पिताजी आपने कैंची को तो पैरों के नीचे रखा दबा के और सुई धागा को जो है पगड़ी में रखा, ऐसा क्यों करते हैं? सुई धागे को भी नीचे रखो या कैंची ऊपर रखो। तो उसका पिता उसको विजडम देता है, कहता है कि जो सुई धागे का काम, जोड़ने का काम करता है ना, उसको हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसको सिर पर ही रखा जाता है।
और जो कैंची का काम करता है ना, उसको हमेशा पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए, नहीं तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो ये है पहले के जमाने की विजडम कि कैंची को पैरों के नीचे दबा के रखो और सुई धागे को हमेशा सम्मान दो, पगड़ी में रखो। और छठी बात है कि निर्णय लेने के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता में ही सफल, डिटर्मिनेशन। जब आप कोई बात के लिए डिटर्मिन्ड हो जाते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो वहां आपको सफलता मिलती है। डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस। और सातवीं बात कहा जाता, दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो फार साइटेडनेस है, दूरांदेशी और दूरदर्शी होते हैं, वो सफल होते। इफ यू कैन परसीव, कहा जाता है इफ यू कैन परसीव यू कैन अचीव। लेकिन अगर परसेप्शन ही हमारा क्लियर नहीं है तो अचीवमेंट नहीं है वहां पर। अर्थात हमारा हर फैसला गलत हो सकता है, क्योंकि परसेप्शन क्लियर नहीं है तो हम अचीव क्या करेंगे लाइफ में। और लास्ट कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ माना बुद्धि, तो बुद्धि की स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और ये स्थिरता लाने के लिए भगवान कहते हैं कि अस्थिर मन को, जो बुद्धि को अस्थिर जो कर देता है, वो कौन सी चीज है। तो अर्जुन को समझाते हैं कि जब मन आसक्त हो जाता है तो आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक जागृत होता है और अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। आसक्ति माना अट्रैक्शन। जहां अट्रैक्शन है वहां कामना, लस्ट उत्पन्न होता है और लस्ट अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। और क्रोध में व्यक्ति का अविवेक होता है, उस समय वो क्या बोलता है वो भी उसको मालूम नहीं होता है। बाद में उसको कोई सुनाता है तुमने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो क्या कहता है, मैंने कब बोला। यानी उस समय उसकी स्मृति शक्ति खत्म हो, मेमोरी भी खलास हो जाती है। ये सारी चीजें अफेक्टेड है। और जब अविवेक जागृत होता है, स्मृति मेमोरी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है और मेमोरी खत्म होने से जो बुद्धि की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जो बुद्धि की कैपेसिटी है, वो क्षीण हो जाती है। उसके लिए वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक चिंतन जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें सकारात्मक चिंतन प्रदान करता है, जिससे हमारा मनोबल मजबूत होता है, बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। सही निर्णय से ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन ज्ञान और मेडिटेशन से हम अपने बुद्धि रूपी एक्स को शार्पन करें। जो कहा जाता है शार्पन योर एक्स। प्रतिदिन आप बुद्धि रूपी जो एक्स है उसको शार्पन करो। कैसे? मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी से। जब ये दो चीजों से उसको शार्पन किया जाता है तो बुद्धि यथार्थ काम करने लगती है और इंसान सफलता को जीवन में प्राप्त करता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन जरूर करेंगे ताकि हमारा एक्स जो है शार्पन हो जाए। स्पिरिचुअलिटी की बात तो हमने सुनी, अब मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कुछ क्षण के लिए मन को रिलैक्स करो, क्योंकि कहा जाता है कि जब मन रिलैक्स होता है तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। ये रिसर्च है
कि जब व्यक्ति रिलैक्स मूड में होता है तो उसका IQ लेवल 130 होता है, और जब कंफ्यूज स्टेज में होता है, स्ट्रेस लेवल में होता है, तो उसका IQ 65 हो जाता है। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, रिलैक्स स्टेज में बैठते हैं, अर्थात हमारी बौद्धिक क्षमता हमारी बढ़ती है, बुद्धि शार्पन होने लगती है, तो कुछ क्षण के लिए मन को एकदम शांत और रिलैक्स करो। भ्रुकुटी के गुफा में स्वयं को देखो, एक चमकते हुए ज्योतिर्बिंदु के रूप में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझ आत्मा को ईश्वर ने जन्म के समय ये 2 गिफ्ट दिया है, विवेक युक्त बुद्धि और फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता। उस बुद्धि का प्रयोग जीवन में मुझे हर क्षण करना है। लेकिन उसके पहले मुझे अपनी बुद्धि की पोजीशनिंग देखनी है। पॉजिटिव है, कोई कंफर्ट जोन तो नहीं बनाया है। बुद्धि को पॉजिटिव पोजीशनिंग में और बेहद में स्थित करना है। assumption से फ्री कर देना है। और कोई स्मृतियों को जोड़ते हुए पास्ट की बातों की निर्णय नहीं लेना है। जितनी हमारी बुद्धि फोकस्ड है, एकाग्र है, स्वच्छ है, स्पष्ट है, दृढ़ है, निश्चयात्मक है, कंस्ट्रक्टिव है, उतना यथार्थ निर्णय प्राप्त होता है और जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और योग से बुद्धि को शार्पन करनी है, तीक्ष्ण करनी है। ताकि जहां भी इंस्टेंट फैसला लेना पड़े तो भी बुद्धि यथार्थ काम करे। परमात्मा के साथ मन और बुद्धि को जोड़ करके
ईश्वर की शक्ति को स्वयं में प्रवाहित होने दो, ताकि बुद्धि के ऊपर जो जंक लगा है वो क्लीन हो जाए। और हमारी बुद्धि फुल कैपेसिटी में कार्य करे। ओम शांति शांति।